हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग ताम्रपाषाण युग के बारे में अध्ययन करेंगे। कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में, पाषाणकालीन संस्कृति, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में पढ़ा था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर हमने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ा था। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर, मिडिल और अपर। इसमें सबका फेज के बारे में वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ ये 2.5 लाख से 1 लाख BC, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 BC का पीरियड था। और यह जो मध्य पाषाण काल का पीरियड था, 10,000 से 5,000 या किसी किसी क्षेत्र में 4,000 BC तक इसके प्रभाव रहे हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल का पीरियड 9,000 से लेकर 2,500 BC तक रहा है। इसके बाद नवपाषाण काल का जब काल समाप्त होता है, उसके बाद ही तांबा की खोज होती है। और तांबे की खोज के बाद तांबा और पाषाण दोनों के इस्तेमाल से लोग अपना जीवन यापन करते थे। टूल्स के रूप में तांबा, धातु और पत्थर का उपयोग करते थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद का जो पीरियड है, इसके बाद का पीरियड ही ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि पहले से पाषाण काल आ रहा है। या पाषाण काल तो पाषाण के यूज तो होंगे ही, यहाँ पर पत्थर के औजार तो यहाँ यूज होंगे ही। इसके साथ साथ यहाँ तांबा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये तांबा प्लस पाषाण मिलकर ताम्रपाषाण काल हो गया। और इसका पीरियड आप देखेंगे क्या कि इसके बाद वाले जो पीरियड है, जहाँ पर कांसे का प्रयोग होता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता इसके बाद आ जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता, दैट इज हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का काल इसके बाद प्रारंभ होता है। इसका मतलब है कि नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद, नियोलिथिक एज के बाद और हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो पीरियड है, वह ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि तांबा की जो खोज होती है, तांबे की खोज मेसोपोटामिया में लगभग 5000 BC से लेकर 4000 BC में हो जाती है। मतलब मेसोपोटामिया में ये 5000 to 4000 BC में तांबे की खोज होती है। लेकिन इंडिया में तांबे की खोज थोड़ा बाद 3000 BC के आसपास होता है। भारत में इसकी खोज लगभग 3000 BC में होती है। इसलिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का जो प्रारंभ होगा 3000 BC के बाद ही होगा। इसको हम लोग 3000 BC के बाद लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हम जो चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, यहाँ 2400 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2450 से स्टार्ट हो रहा है, 1900, 1700, इस तरह से आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो 3000 के बाद ही स्टार्ट हो रहा है और लगभग ये 700 BC तक चलता है। मतलब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो आपका है, वो इतने लंबे पीरियड तक चली है। इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है, इसका स्टेजेज आप देखेंगे तो स्टेजेज 3 भागों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। 3 भाग में ये पढ़ने का है। पहला है पूर्व हड़प्पा पीरियड, प्री हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा के पहले के काल की सभ्यताएं थी, जैसे जूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति वगैरह वगैरह है, जो इसके पहले का है। कुछ है हड़प्पा कालीन संस्कृति, हड़प्पा के समकालीन है। हड़प्पा का पीरियड हम लोगों ने रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर 1350 से 1750 BC इसके काल में है। और कुछ संस्कृति पोस्ट हड़प्पा है, उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल का है। मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, इसे हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक हड़प्पा काल के पहले का पीरियड, तो ये आपका लगभग 2600-2700 से लेकर 2200-2300 ईस्वी का पीरियड यहाँ पर होगा।
दूसरा हड़प्पा के काल का पीरियड जो 2350 से 1750 बीसी के आसपास का होगा। यहाँ जो हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं ये हड़प्पा के समकालीन भी है, और कुछ जो है उत्तर हड़प्पा कालीन जो पीरियड है कप्तान का तो 1750 के बाद का। जैसे आप यहाँ देखिए इसमें कैथर संस्कृति 700 बीसी तक जाती है, 700 बीसी तक जा रही है, मतलब हड़प्पा के बाद के काल तक ये संस्कृति रही है। इसी प्रकार यहाँ जोरवे संस्कृति भी 900 बीसी तक है, इसका मतलब हड़प्पा के बाद की संस्कृति यहाँ पर भी दिख रही है। इस प्रकार से इस पीरियड को हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, 3 भागों में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ बेसिकली भारत के अर्ध शुष्क प्रदेश में, ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंस होता है इतिहास के निर्माण में, तो सेमी एरिड जोन में इसका विकास होता है। और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से एडेप्टेशन किया है, खासकर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पारिस्थितिकी अनुकूलन किया जिस प्रकार से, और उन्होंने अर्ध शुष्क क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में अपने ग्रामीण संस्कृति को विकसित किया। बेसिकली ये ग्रामीण संस्कृति थी, गांव की संस्कृति थी, पारिवारिक जीवन इनका ग्रामीण जीवन के आधार पर सामूहिक परिवार में रहते थे। खास करके जो आहार संस्कृति, यहाँ बड़े बड़े गांव मिले हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां मिली हैं, मतलब परिवार का आकार बड़ा होता था। और यहाँ पर बहुत सारे जो मृदभांड मिले हैं जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पर स्टडीज का करेंगे, और बहुत सारे टूल्स मिले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिकली ताम्रपाषाण युग की जो संस्कृति थी उसमें ब्लेड और फलक उद्योग बेसिकली परिचित था। ब्लेड की इंडस्ट्री पहले भी पढ़ा था कि पत्थर को काट कर चिकना शार्प कर उसको फलक के रूप में निकालना है, और फलक कल्चर था। तो शार्प करने के बाद ब्लेड कल्चर आता था जिससे कटाई का काम होता था, जो शिकार करने के बाद उसको काटने का काम में आता था। ब्लेड और फलक उद्योग, इसमें जो इस्तेमाल होता था बेसिकली जो पत्थर इसका इस्तेमाल होता था वो कैल्सीडेनी और चट का प्रयोग होता था। कैल्सीडेनी और चट का प्रयोग यहाँ किया जाता था। और बाद में जब कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो पत्थर और कॉपर दोनों को मिलाकर ये ताम्रपाषाण युग कैल्कोलिथिक एज का प्रारंभ होता है। बेसिकली यहाँ के इकोनॉमी में यहाँ के लोग बेसिकली खाद्य संग्राहक थे, फूड गैदर सोसाइटी था, खाद्य संग्राहक, शिकारी थे, मछली पकड़ते थे, और जो फार्मिंग था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह कृषि थी। कोई बहुत प्रोडक्शन या कृषि का निर्यात, बड़े पैमाने पर निर्यात करना या उत्पादन करके निर्यात करना ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उनकी तकनीक भी उतनी बेहतर नहीं थी उस समय। न तो टेक्नोलॉजी थी, न आइडियोलॉजी थी, उनके पास संसाधन भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी इस तरह से। इस प्रकार से ये ग्रामीण जो संस्कृति थी जीवन निर्वाह खेती करते थे। अनाज के रूप में बेसिकली चावल के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। चावल जोरवे संस्कृति में उत्पादन होता था और आहार संस्कृति में उसका उत्पादन होता था। गेहूं का भी इन्होंने खेती किया है। गेहूं बेसिकली मालवा संस्कृति में उत्पादन होता था, गेहूं और जौ। इसके अलावा जौ, बाजरा, रागी जो मोटे अनाज है, मिलेट्स हैं, हरा मटर, चना, बेसिकली खरीफ और रबी की फसल ही यहाँ पर होती थी। ये आपको दिमाग में ऐसे रखना है। घर इन लोगों का जो निर्माण होता था बेसिकली मिट्टी के घर होते थे, फूस की झोपड़ी होती थी, और ऊपर में कहीं कहीं फूस को सपोर्ट करने के लिए बांस का प्रयोग करते थे। ये बांस का प्रयोग, बल्ले का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग करते थे ताकि फूस को, जैसे गांव में अभी भी कहीं कहीं इस तरह से होता है। ज्यादातर मकान जो होते थे वो रेक्टेंगल शेप में होते थे, आयताकार होते थे, सर्कुलर शेप में होते थे, वृत्ताकार होते थे। इस तरह से यहाँ पर गृह निर्माण किया जाता है। बहुत जगह गृह निर्माण के अवशेष भी मिले हैं, जैसे मालवा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, इनाम गांव से बहुत सारी बस्तियां मिली हैं। विभिन्न प्रकार के सुनियोजित बस्ती इनाम गांव से मिला। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि सुनियोजित बस्ती कहाँ से मिली है, तो नवगढ़ और नीचे यहाँ पर आपका है ये इनाम गांव। तो बेसिकली इनका जो रीजन था काली कपासी मिट्टी, आप लोग नक्शा में देखेंगे, नक्शा भी शेयर किया जाएगा यहाँ पर। तो काली कपासी मिट्टी वाला क्षेत्र था, और काली कपासी मिट्टी का नेचर ही होता है कि थोड़ा सा पानी जब ज़्यादा होगा तो चिपचिपा हो जाएगा, जब पानी कम हो जाएगी तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने अडेप्ट किया और संस्कृति को, ज्योग्राफी को, और वहाँ पर शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग करना ही प्रारंभ किया, और उसमें वो लोग सफल हुए। और नमी युक्त मृदा यहाँ की थी, मृदा मॉइस्चर कंटेनिंग सॉइल था ये, जिसके आधार पर खेती इनकी हो पा रही थी। और जैसी इनकी टेक्निक थी, इनका नॉलेज था या इनके पास संसाधन थे, उसके आधार पर इन्होंने तत्कालीन व्यवस्था को, तत्कालीन भौगोलिक या पर्यावरण पारिस्थितिकी जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने अडेप्ट किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो संस्कृति अलग अलग है उसके बारे में क्या क्या फीचर्स है। जैसे सबसे पहला आपका है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति बेसिकली ये बनास नदी घाटी में इसका विकास हुआ है। बनास नदी घाटी राजस्थान में है। इसका पीरियड यहाँ लिखा हुआ है 2400 से 1500 BC। इसके स्थल है आहार, गिलूंद, बालाथल, सब जगह का नाम है।
जो राजस्थान राज्य, अभी जो वर्तमान राजस्थान राज्य है, वहां पर अवेलेबल था ये। आहार को तांबवली भी कहते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आता है तांबवली किसका नाम है। यहाँ तांबा का उत्पादन होता था। आहार राजस्थान के एरिया में, राजस्थान में खेती का खान अभी भी आप जानते हैं, जहाँ तांबा का उत्पादन होता है, यहाँ से तांबा जोरवे संस्कृति की में जाता था। यहाँ चावल उत्पादन होता था, काले और लाल मृदभान की विशेषता थी, और पत्थर के घर होते थे। यहाँ हमने बताया था घर बेसिकली मिट्टी फूस के होते थे, बांस का पोट मिलता था, लेकिन यहाँ पर पत्थर के घर यहाँ पर अवेलेबल थे, ऐसा साक्ष्य में मिला है पुरातत्व में। इसके अलावा इस यहाँ जाने की बस्तियों की संख्या ज्यादा थी यहाँ, और आकार भी इसका बड़ा था। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। आहार संस्कृति के बस्तियों का आकार कैथा संस्कृति की बस्तियों के आकार से बड़ा है। यहाँ देखिए लिखा है कैथा संस्कृति है ये, कैथा संस्कृति, और इसके बस्तियां कम हैं, आकार छोटे हैं, जबकि ये सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे बाद तक रही है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा दीर्घजीवी कौन सी संस्कृति थी, सबसे लंबे समय तक कौन सी रही, बाद तक कौन सी संस्कृति रही, तो कैथा संस्कृति, और यह चंबल नदी घाटी में। अब देख रहे हैं लोगों ने अपना निवास स्थान किसी न किसी नदी घाटी को बनाया है, और नदी घाटी के क्षेत्र में अपने जीवन यापन को किया है, और अपने आप को सर्वाइव किया। ये चंबल नदी और उसके सहायक नदी क्षेत्र में, ये घाटी में इन्होंने कैथा संस्कृति का विकास किया। ये कैथा मध्य प्रदेश में है, और यहाँ कच्ची ईंटों के गोलाकार मकान होते थे। चाक का यहाँ अवशेष मिला है। यहाँ कैथा संस्कृति में चाक मिले हैं, कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चाक को उसके अवशेष मिले हैं, और लाल चिकने मृदभांड यहाँ मिले हैं। रेड सिपरी मृदभांड है, पॉटरीज हैं जो लाल और चिकने हैं। तीसरा है मालवा संस्कृति, जिसका कालक्रम है 1900 से 1400 BC। यह नर्मदा नदी और उसके सहायक नदियों की घाटी में है। इसमें नवदा टोली, एरन, नागदा जगह का नाम है। नवदा टोली हमने बताया था, नवदा टोली में, यह मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली में सुनियोजित बस्तियों को अवशेष मिले हैं, मतलब बस्तियां थी, थोड़ा सा वेल अरेंज था। सुनियोजित का सेंस हम आज के संदर्भ में नहीं लेंगे, उस संदर्भ में लेना है। उस समय भी यहाँ की बस्तियां सुनियोजित होती थी, घर बनाने का तरीका, साफ सफाई, गलियां इस तरह से बनाए जाते थे। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलों के अवशेष भी मिले हैं नवदा टोली से, याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के फसल, मतलब जो यहाँ फसल की बात कर रहे थे, कहाँ से मिले हैं, नवदा टोली से इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ जो मृदभांड थे, धूसर खुरदरे थे, कोरस टाइप के थे, मतलब चिकने, यहाँ हम चिकने पढ़ रहे हैं, यहाँ पर खुरदरे है ना, लाल और काले मृदभांड थे। तो इस प्रकार से आपका मालवा संस्कृति। तो अगला है आपका प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। प्रभास और रंगपुर संस्कृति ये 1700 से 1400 ईस्वी तक है, और इसका क्षेत्र है प्रभास रंगपुर, गुजरात वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में है, और बेसिकली उत्तर हड़प्पा काल का है। यहाँ हमने पढ़ा था कि उत्तर हड़प्पा काल के बहुत सारे हड़प्पा स्थानीय क्षेत्र मिलेंगे। तो उत्तर हड़प्पा काल में ये प्रभास और रंगपुर का प्रदेश है, क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत कम बस्तियां मिली, बहुत ज्यादा बस्तियां नहीं मिली, चूंकि आप देख रहे हैं कि हड़प्पा काल के पूर्व हड़प्पा कालीन उत्तर हड़प्पा काल मतलब डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। ऐसे हम ग्राफ पर भी इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि स्टार्ट में हो रहा है, ऐसे जब डिक्लाइनिंग फेज है, इस स्टेज में यहाँ क्या है, बस्तियां कम मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर बस्तियों की संख्या कम है। लेकिन पॉलिशदार लाल मृदभांड यहाँ पर मिले हैं, मतलब प्रभास और रंगपुर वाले क्षेत्र में पॉलिशदार, पॉलिश किया हुआ लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जोरवे संस्कृति। यहाँ पर की जो संस्कृति थी काफी विकसित हो चुकी थी, ग्रामीण जीवन काफी बेहतर था, और इनका प्रदेश जो था नासिक, प्रकाश, दैमाबाद, इनाम गांव, चंदोली, पीरियड है 1500 से 900 BC। दैमाबाद के बारे में बताया जाता है कि सबसे बड़ी बस्ती के प्रमाण दैमाबाद से मिले हैं। दैमाबाद में और बहुत सारे जो कांसे के औजार भी मिले हैं, कांसे के बर्तन, कांसे के जो उपकरण मिले हुए हैं यहाँ पर दैमाबाद। चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं उत्तर हड़प्पा काल के पीरियड का समकालीन है, तो यहाँ पे सबसे मिला है। इनाम गांव में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इनाम गांव में आप देखेंगे कि तांबे के टोटीदार बर्तन जोरवे संस्कृति की विशेषता है, और मनुष्य चालित रथ, हाथी, गेंडा, भैंसा, ये सब मिल रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी थी, इन जानवरों की जानकारी थी। रथ का प्रयोग लोग करने के लिए मतलब सोचते थे कि मनुष्य ही उसको खींचते थे, लेकिन किसी को सवारी की जानकारी थी। इसके अलावा बुल्लॉक कार्ट मिला, बैलगाड़ी भी मिला है इनाम गांव से, और लाल पर काले चित्रित मृदभांड यहाँ की विशेषता थी। चावल यहाँ पर मिला है, चावल के अवशेष मिले हैं। 200 से अधिक बस्तियां यहाँ पर हैं, मतलब सर्वाधिक बस्तियां जोरवे संस्कृति में यहाँ पर मिला है। एक चीज यहाँ और हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे,
कि जो इनका जीवन यापन था, सामाजिक जीवन देखा, ग्राम जीवन था, पारिवारिक जीवन इस तरह से था, लोग समूह में रहते थे और ये सब काम यहाँ पर ये करते थे, खाद्य संग्रह, शिकारी, मत्स्य। इसके अलावा ये जो जॉर्बे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जॉर्बे संस्कृति जो दायमाबाद नाम महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो यहाँ आप ऐसे नक्शा में भी देखेंगे, तो नक्शा में देखें ये वाला एरिया हमारा है, महाराष्ट्र वाला एरिया है। यहाँ इधर उत्तर में जो आहार संस्कृति थी, यहाँ से यहाँ पर तांबा आता था, यहाँ से लोग तांबा मंगाते थे। और दक्षिण में, दक्षिण का जो क्षेत्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक वाले क्षेत्र से यहाँ पर जाता था सोना और हाथी के दांत, हाथी दांत यहाँ जंगल से मिलते थे। इसके कारण क्या हुआ, ये एक व्यापार वाणिज्य की श्रृंखला भी शुरू होने की स्थिति दिख रही है। मेरा संदर्भ यहाँ कि व्यापार वाणिज्य कोई बड़े पैमाने पर नहीं होगा, लेकिन जो बार्टर सिस्टम है, आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जहाँ कहीं कोई सामग्री मिल रही वहां से उसको आयात करना है, तो तांबे के बहुत सारे पदार्थ यहाँ आयात किए गए जौहरी संस्कृति में। तांबे के उपकरण बनाए गए, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, तांबे के टोटीदार बर्तन, मनुष्य चालित रथ, हाथी, गांडा, भैंसा आदि बनाया गया है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हो चुके थे। इसके अलावा सोना का यहाँ से जब आयात हो रहा है तो सोने का प्रयोग भी लोग कर रहे थे, और इसके बाद यहाँ इसका आभूषण वगैरह का भी निर्माण धीरे धीरे उन्होंने तांबे का, सोने का इस्तेमाल किया, और हाथी दांत के बहुत सारे सामग्री का निर्माण करना प्रारंभ किया। मतलब काफी विकसित संस्कृति थी, जॉर्बे संस्कृति काफी विकसित थी। जो दायमाबाद सबसे बड़ा यहाँ पर था, इनाम गांव काफी बेहतर था। इस प्रकार से इस संस्कृति ने अपने आप को एक कड़ी के रूप में विकसित किया। ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी वो ब्रिज बिटवीन न्यूलिथिक एज एंड हड़प्पन पीरियड, नवपाषाण काल और हड़प्पा पीरियड के बीच में ब्रिज का काम किया, सेतु का काम किया, और इस प्रकार इतिहास की धारा को इसने बेहतर करने का काम किया। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है कंटिन्यूस डायलॉग ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का लगातार घटित होने रहने की जो वार्ता है, जो चर्चाएं हैं, उसको इतिहास में लोग पढ़ते हैं, और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति ने इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।